हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग मुंबई आना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, वो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं मुंबई आकर, और क्या क्या ट्रबल फेस करते हैं मुंबई में। और मैं इसके अंदर अपने रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या गलती करी, और मेरे फ्रेंड्स ने भी क्या क्या गलती करी, जो इस्टेब्लिश एक्टर भी हैं, और किसी किसी ने कुछ ब्लंडर्स करके, गलतियां करके उन्हें वापस जाना पड़ा, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाले हैं आगे चलकर भी, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच से हम ये वीडियोज़ बनाएंगे, जेन्युइननेस रखेंगे, और कमेंट सेक्शन में सारे कमेंट्स का आंसर दिया जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। जब तक लार्ज बेस ऑफ सब्सक्राइबर्स इतने सारे कमेंट्स नहीं करते, जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं करूंगा। अभी स्टार्टिंग है, अभी वो कहते हैं ना कि अच्छी जगह गोता मार लेना चाहिए, तो गोता मार लीजिए। आपको जो कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछिए, मैं आपका भाई, आपका दोस्त बैठा है आपको बताने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हम फ्रेशर होते हैं और मुंबई में आते हैं, तो हमें बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं होता कि हमें कैसे, किसको कहाँ अप्रोच करना है, कैसे करना है। बस वही इंटरव्यूज सुने होते हैं, 90s के 80s के कहानियाँ सुनी होती है कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। मैंने ये किया तो काम मिल गया। मैं वॉशरूम में था तो वहाँ मेरे को प्रोड्यूसर दिख गए, मैंने उनके पैर पकड़ लिए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी मुझे हीरो बना दो। ठीक है, उस टाइम हुआ होगा, बट अब ज़माना बदल गया है। 90s को गए हुए 35 ईयर्स हो गए। अब इंडस्ट्री भी बदल गई है। इंडस्ट्री में अब काम आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स के थ्रू मिलता है। अ, तो सबसे बड़ी जो फ्रेशर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसे लगता है कि वो फ्रेशर है, तो उसका ना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बहुत ही कम होता है, क्योंकि उसे लगता है कि मोस्टली लोगों को हो सकता है कि आप फ्रेशर हो और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, बट मोस्ट मोस्ट लोग, मैं उनमें से मैं भी हूँ, कि जब मैं फ्रेशर था तो मैं अपने आप को बहुत हल्के में लेता था, गुड फॉर नथिंग समझता था। क्योंकि जैसे जैसे मुंबई में दिन बीतते हैं, सिचुएशंस आपके आगे आती हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत 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 ज़्यादा, बहुत जल्दी टूटता है। तो सॉरी, तो एक्चुअली कई बार वो फ्लैशबैक्स आ जाते हैं, तो फिर अ, हंसी भी छूट जाती है, और थोड़ा सा इमोशनल फील भी होता है कि कैसे यार, कैसे 10 साल सर्वाइव कर गया। तो मिस्टेक नंबर 1 की, आप किसी भी जब कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते हैं, तो कास्टिंग डायरेक्टर को बहुत ही प्रोफेशनली अप्रोच करिए। यूजुअली लोग बहुत ही स्वीट बनते हैं, बहुत ही वो होते हैं ना, मक्खनबाजी करने लगते हैं। भाई साहब, यहाँ पर हज़ारों लाखों एक्टर्स हैं, ज़्यादा मक्खनबाजी करने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाइए, आपकी रियलिटी क्या है। आप रियल अप्रोच से अप्रोच करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है, वो बहुत ही बिजी रहते हैं, उनके पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। आप जितना रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उतना वो आपको समझ पाएंगे, भाप पाएंगे कि यार इसकी, इस बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी है, तो हम इसको इस टाइप का कैरेक्टर दे सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, या उस टाइप का कैरेक्टर दे सकते हैं। अब आपने जब आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर से मिले और आपने अपने जो आप रियल साइड नहीं दिखाई, बहुत ही अलग किस्म का आपने ढोंग कर दिया, या अलग तरीके से आप मिल गए, तो वो अप्रोच उसके दिमाग में वैसी रहेगी कि ये इस कैरेक्टर में जाएगा। अब जब वो आपको अप्रोच करेगा, तो वो तो यही सोचेगा ना, जो आपने उसको दिखाया है कि ये ऐसा ऐसा इस टाइप का बंदा है। तो जब वो आपको ऑडिशन करेगा, तो फिर आपका वो नेचुरल निकलेगा नहीं, क्योंकि कैमरा सब कुछ पकड़ता है। आप रियल लाइफ में हर एक बंदा एक्टर होता है, हर एक इंसान एक्टिंग कर रहा होता है, बट जब कैमरे के सामने आता है, तो भैया सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। एकदम सच बात है, बहुत नर्वस फील होता है। मुझे भी होता था। आज जो मैं इतना कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा हूँ कैमरे पे, वो इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप मेरे को 10 साल पहले देखते तो मैं भी अ, मेरे भी ऐसे मसल मूव कर रही होती, नर्वस फील कर रहा होता, और पूरा कलेजा, सब कुछ बॉडी पार्ट्स हिल रहे होते। बहुत ये होता है यार, सबके साथ होता है, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैमरा फ्रेंडली आप हो जाएंगे। और अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं कि जब कास्टिंग डायरेक्टर को फोटो सेंड करनी होती है, अपनी प्रोफाइल सेंड करनी होती है, वो किसी भी टाइम सेंड कर देते हैं। भाई, कास्टिंग डायरेक्टर भी इंसान है, उसकी भी
पर्सनल प्राइवेट लाइफ है, समझिए इस बात को। ये नहीं कि रात को 11:30 बजे किसी से नंबर मिला कि ये वाले कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी प्रोफाइल सेंड कर दो, हाँ जी चलो जी अभी कर देते हैं, 11:30 बजे कर दी, 12 बजे कर दी, 1 बजे कर दी। अरे ऐसे मत करो यार, वो भी परेशान हो जाते हैं। और ये गलती मैंने भी की हुई है, मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं। जब मैं नया था मेरे को 10:30-11 बजे का ही टाइम था, तो मेरे को किसी ने नंबर दिया कि इस बंदे को अपनी प्रोफाइल सेंड कर दीजिए। तो अब नया नया था, मैं भी एकदम से यार अभी करते हैं, वो कहते हैं ना गाल करे सो अब कर, आज करे सो अब, सॉरी जो भी होता है अभी याद नहीं आ रहा, आप समझ गए होंगे। तो 10:30-11 बजे करीब मैंने अपनी प्रोफाइल सेंड कर दी। भाई साहब उस बंदे का मेरे को मैसेज आया, हु द हेल आर यू, तुम होते कौन है, 10:30-11 बजे कोई टाइम है, हम कास्टिंग डायरेक्टर है, हमारा भी एक लाइफ है। और उसने ये सब बोल के मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मेरे को तब समझ नहीं आया ब्लॉक क्यों कर दिया भाई, बट अब समझ आती है जब इंडस्ट्री में इतने साल बिता लिए कि भैया गलत अप्रोच है यार, इतनी रात को कैसे आप प्रोफाइल सेंड करते हो, नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे स्पेसिफिकली कास्टिंग डायरेक्टर का मैसेज आया अर्जेंसी में कि यार ये रिक्वायरमेंट है, मुझे तेरी प्रोफाइल चाहिए। अब कास्टिंग डायरेक्टर का क्या है कि काम कभी भी आ सकता है इंडस्ट्री में, उसका अगर 3 बजे मैसेज आ रहा है वो भी आपको सॉरी बोलेगा, सॉरी फॉर मैसेजिंग दिस लेट, बट मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ अलग है। बट आप एज अ फ्रेशर एज एन एक्टर रात को भेजोगे तो वो बहुत गलत हो जाएगा। और ये भी लोग काफ़ी गलती करते हैं कि मुंबई में नए नए आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, घर से दूर है तो नए नए दोस्त बनते हैं, दोस्ती यारी बनती है। बट फैक्ट ये है कि मुंबई बहुत एक्सपेंसिव सिटी है और हर कोई अपना सर्वाइवल सबसे पहले देखता है। यहाँ की दोस्ती यारी यार इतनी जल्दी नहीं होती, दोस्ती यारी असली दोस्त आपके बचपन के ही दोस्त होते हैं, तो उनसे ज़्यादा आप दोस्ती यारी रखिए। यहाँ की जो दोस्ती यारी है वो थोड़ी डाइसी है, रीज़न बीइंग कि सर्वाइवल बहुत मुश्किल है यहाँ पे। मैं आपको डरा नहीं रहा, जस्ट फैक्ट बता रहा हूँ कि यार सर्वाइवल, मुंबई आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ आपसे लेती भी है, इनफैक्ट देती भी है। बट क्या होता है अक्सर कि नए नए दोस्त बने होते हैं, तो अब कुछ दिन इतना साथ बिता लिया तो एक दोस्त ने बोला कि भाई मुझे ना हेल्प चाहिए 500 रुपये की। अब आप सोचेंगे कि 500 रुपये तो छोटी सी अमाउंट है, उसने बोला परसों वापस कर दूंगा, तो 500 रुपये तो है, कर देगा वापस, अच्छा खासा है, मेरा दोस्त है। इमोशनल फूल्स जब हम बन जाते हैं तो आप 500 रुपये दे देते हो, तो भाई वो 500 रुपये आपके पास कभी लौट कर ही नहीं आता है। ये भी गलती बहुत होती है। तो मुंबई में किसी को भी पैसे मत दीजिए, क्योंकि आप किसी को भी पैसे देंगे वो पैसा वापस नहीं आएगा, या बांध के रख लीजिए गांठ, पत्थर की लगी रहेगी। मुंबई में किसी को पैसा दोगे वो पैसा लौट कर नहीं आएगा। और एक रियल लाइफ इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सॉर्ट ऑफ फ्रेंड था मेरा, हमने साथ में थिएटर किया हुआ है, तो कई बार आपको ऐसे भी लोग टकराएंगे जो आप ही के पुराने दोस्त होंगे, बट अपने सर्वाइवल के लिए आपको आपका काट सकते हैं। वो रियल लाइफ इंसिडेंट है। मेरे को उस बंदे ने मेरे को ये बोला स्टार्टिंग में कि मैं तेरे को सीरियल में कॉन्टिन्यूटी रोल दिलवा दूंगा। कॉन्टिन्यूटी रोल बेसिकली क्या होता है, एक ट्रैक होता है, जैसे कि हीरो का भाई, हीरो का दोस्त, हीरो की फैमिली में से कोई सदस्य जो कॉन्टिन्यूसली एक सीरियल जब तक चल रहा है, जब तक वो कैरेक्टर सीरियल में मरता नहीं है, तब तक वो रेगुलरली आता रहेगा। तो उसने ये बोला कि उसने ये मेरे को बोला कि भाई देख तू मेरा भाई है, तू मेरे को कितने सालों से जानता है, मैं तेरे लिए तेरी हेल्प करने आया हूँ, तेरे को हेल्प करना चाहता हूँ, मेरे पास एक जुगाड़ है। क्योंकि वो सो कॉल्ड फेक कास्टिंग में घुस गया था, लोगों को ठगने वाली कास्टिंग। तो उसने मेरे को बोला कि भाई अगर तेरे को कॉन्टिन्यूटी रोल चाहिए साइड वाला, तो 15-20 हज़ार रुपये दे, मैं तेरा अंदर मेरी चैनल में बात है, मैं तेरे को दिलवा देता हूँ। और अगर तेरे को लीड रोल चाहिए, मैं 2015 की बात बता रहा हूँ आपको, अगर तेरे को लीड रोल चाहिए तो मैं तू मेरे को मेरे ख्याल से 1.5 लाख बोला था, 1.5 लाख रुपये थे, मैं तेरे को लीड रोल दिलवा दूंगा चैनल में लेके। तो मेरा सबसे पहले यही क्वेश्चन था कि भाई चैनल इतना बड़ा है, 15,000 रुपये में मेरे को कॉन्टिन्यूटी रोल 15,000 देने पे दिलवा रहा है, और 1.5 लाख रुपये देने पे लीड रोल, जबकि एक सीरियल बनने में करोड़ों रुपए लगते हैं। यस ये फैक्ट है, क्योंकि सालों साल चल रहा है, तो 1 करोड़ रुपए का बजट, 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे ऐसे बजट्स होते हैं सीरियल्स के। तो मैंने बोला यार 1.5 लाख रुपए में लीड रोल, 15,000 रुपये में कॉन्टिन्यूटी रोल, चल 1% मान लिया तेरी बात सच्ची है, तो तू ऐसा कर, तू मुझे रोल दिलवा, जो मुझे पैसा मिलेगा उसमें से वो जो 15,000, तू 15,000 भी छोड़, मैं तेरे को 50,000 रुपये दे दूंगा, तू मेरे को रोल दिलवा और मेरी पेमेंट में से 50,000 कट कर लेना। तो बोलता है यार ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ा ना होता है, ये थोड़ा ना होता है, पहले देने पड़ते हैं। तो मेरे को ना काफ़ी गुस्सा आया, मैंने बोला यार आज के बाद ना मुझे मैसेज करियो, ना मुझे कॉल करियो, क्योंकि तूने मेरे साथ थिएटर किया हुआ है
इतने सालों से जानता है मेरे को, बट अपने जो भी तेरा रीज़न हो, लालच हो, फ्रॉड हो, जो भी हो, तू मतलब क्योंकि मैं तेरे को जानता हूँ तो तू मेरे भरोसे का फ़ायदा उठा रहा है और मुझे ठगना चाहता है, तो मैंने उसी वक्त उसको ब्लॉक कर दिया। तो इस कहानी को बताने का पॉइंट ये है कि इंडस्ट्री में आपको काम पैसे देकर नहीं मिलता, बिल्कुल भी पैसे देने नहीं चाहिए। अगर आपसे कोई इंडस्ट्री में पैसा मांग रहा है तो वो फ्रॉड है। दूसरी बात, कुछ कुछ ईमेल्स आते हैं, जैसे मेरे को भी आई थी कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका ये रोल है इस मूवी में, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको जो एयर टिकट्स हैं उसके पैसे देने पड़ेंगे, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। तो यार एयर टिकट्स के मैं पैसे क्यों दूं भाई? प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन हाउस करता है ना, प्रोडक्शन हाउस ही आपकी एयर टिकट्स के पैसे देता है, कॉस्ट्यूम के भी, हर चीज़ प्रोडक्शन A to Z प्रोडक्शन हाउस आपका उठाएगा। मैंने बोला यार ऐसे थोड़ा ना होता है तो ये भी एक फ्रॉड होता है, इसमें भी मत पड़िए। फिर तीसरा फ्रॉड ये होता है कि रजिस्ट्रेशन फीस। अब रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है कि वो बोलेंगे कि हम आपको काम दिलवाएंगे, आप हमारे साथ सो कॉल्ड 4,000, 10,000, 20,000 सालाना की रजिस्ट्रेशन फीस कराइए, हम आपको जेन्युइन लिंक्स देंगे, जेन्युइन प्रोड्यूसर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर देंगे, आपको काम दिलाने की पूरी पूरी मदद करेंगे। ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। रजिस्ट्रेशन फीस बिग नो। रजिस्ट्रेशन फीस के बदले जो रियलिस्टिक चीज़ें होती है वो होती है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या होता है कि कोऑर्डिनेटर कास्टिंग डायरेक्टर और आपके बीच में एक उसका काम ये होता है, वो कोऑर्डिनेट करता है और अपना कट लेता है। कट उसका होता है 20%। 20% मैं देता हूँ, बट कट मांगने वाले 30% भी मांग सकते हैं, 25% भी मांग सकते हैं, और कुछ तो फ्रेशर्स का फ़ायदा भी उठाते हैं कि भैया काम मिल रहा है, 50% लेंगे हम, या कुछ बोलेगा कि हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हें कितना पैसा दिया जाएगा, काम करना है करो, नहीं तो चलते बनो। सब फ्रॉड है, ऐसे मत फंसिए। काम देगा ऊपर वाला, आपका लक देगा, आपकी किस्मत देगी, आपका नसीब देगा। ऐसी चीज़ों में मत फंसिए। और क्या, और मज़ा आ रहा है या बंद करूं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और अब तक आप अगर बने हुए हैं तो वीडियो ऑब्वियसली मज़ेदार है, काफ़ी आपको रियलिस्टिक फैक्ट्स पता चल रहे हैं। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो एक्टर बनना चाहते हैं, कहीं सुना होगा कि यार मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उसके साथ ज़रूर शेयर करिए, उसको बहुत हेल्प होगी। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंसेस आने वाले हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस है, सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे दोस्तों का भी, जिनसे मैं सेट पर मिला हूँ उनका भी, जिनके साथ मैंने वैनिटी वैन में टाइम स्पेंड करा है उनका भी। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत भंडार है अपने पास। ज्ञानी बाबा नहीं हूँ मैं, बस एक्सपीरियंसेस हैं, शेयर कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उस इंसान का जिसने मुझे ये आइडिया दिया, मोटिवेट किया। इंस्टाग्राम पर एक अब मेरे वो छोटे भाई जैसा है, उसका नाम है समीर। उसने बोला कि भैया आप रील्स इतनी बढ़िया बना रहे हो। बेसिकली आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ये तो लॉन्ग फॉर्मेट में आपको एक्टिंग से रिलेटेड तो इन्फॉर्मेशन मिली थी, बट आप शॉर्ट्स में देखेंगे तो मैं ऐसी फ़नी वीडियोस बनाता हूँ, फ़नी रील्स बनाता हूँ। तो उसने बोला यार आपने 10 साल में इतना काम किया हुआ है, आप लॉन्ग फॉर्मेट में क्यों नहीं आते? लॉन्ग फॉर्मेट में जो लोग हैं, जो एक जेन्युइन कंटेंट ढूंढ रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं आप हेल्प करते, गाइड करते? तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिल से समीर, थैंक यू सो मच कि तूने मुझे एक डायरेक्शन दी। देखिए यूनिवर्स का प्लान, मतलब कि एक इंस्टाग्राम पे एक फॉलोअर ने मुझे गाइड किया। 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी दिमाग में कभी आया ही नहीं कि यार ऐसे वीडियोस बनानी चाहिए, ऐसे लोगों को गाइड करना चाहिए। तो गाइडेंस आपको कहीं से भी मिल सकती है, छोटा बच्चा भी दे सकता है, बड़ा भी दे सकता है, तो उस चीज़ को पकड़िए और फॉलो कीजिए। थैंक यू समीर वंस अगेन, थैंक यू सो मच। और आगे आगे की गलतियाँ हम बताते हैं। आगे की गलती ये है कि जब आप मुंबई आते हैं तो यहाँ पर प्रे बनने के भी चांसेस बहुत होते हैं। तो बेसिकली जब आप मुंबई आते हैं तो यहाँ पर एक पिंप कल्चर भी है। अब पिंप क्या होता है? पिंप होता है कि जो नए नए लड़के, नई नई लड़कियाँ आती हैं मुंबई में, जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव शॉर्टकट होता है, जो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में जो भी शॉर्टकट लेता है वो लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाता। अगर आपको लॉन्ग टर्म में चलना है तो आपको एक प्रोसेस में चलना पड़ेगा, एक सीधी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो पिंप का ये होता है कि वो आपको, हाँ बोलते हुए अजीब लग रहा है बट सच बताना है तो मेरा फर्ज बनता है, वो आपको जिगोलो बना सकते हैं, सॉरी, वो आपको यूज़ कर सकते हैं, आपको दुबई एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह ये सब XYZ। सॉरी अगर ये बातें आपको थोड़ी ठेस पहुंचाने वाली लगी हो, बट फैक्ट है।
होते हैं। ये एक्सपीरियंस मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। तो हुआ क्या कि वो ईयरफोन लेने गया, लोखंड वाला एक्सपीरियंस है, लोखंड वाला मार्केट में एक शॉप पर, मोबाइल शॉप पर वो ईयरफोन लेने गया। और वहाँ पे उसको एक लेडी मिलती है कि आपका आप एक्टर हैं या मॉडल हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव फेस है आपका, आप प्लीज़ मुझे अपना नंबर दीजिए, मेरे पास आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप नंबर शेयर कीजिए, मैं आपको सेंड करती हूँ। तो उसने अपना नंबर एक्सचेंज किया और विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर उसको, जैसे ही वो घर आया तो उसको मैसेज आया कि आप इस लोकेशन पे पहुंच जाइए। बट वो स्मार्ट था, उसको समझ थी कि जब उस लेडी से मिला था तो कुछ तो गड़बड़ लग रही थी उसको। तो उसने क्या किया कि उसने मेरे को बैकअप के तौर पे रखा। उसने मेरे को सारी डिटेल्स, कहाँ जा रहा है, कितने टाइम के लिए जा रहा है, सब कुछ बता के गया कि अगर इतने टाइम में मेरा मैसेज नहीं आया, मेरा कॉल नहीं आया, तो तू वहाँ पर आ जाइयो। और मेरे को बीच बीच में इतने टाइम में कॉल करता रहियो, पूछता रहियो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ऐसे भी आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, इन चीज़ों से भी आपको बचना पड़ेगा। तो जब वो वहाँ पे गया तो वो उस लेडी का घर था। उसने जो मेरे को प्रॉपरली बताया था, सब 2015 की बात बता रहा हूँ, धीरे 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 2025 तक आएंगे। तो सबसे पहले तो उस घर में बहुत ही वियर्ड वाइब्स थी। जो घर की विंडोज़ थी उन पे ब्लैक पेंट हुआ हुआ था, मतलब कोई विजिबिलिटी नहीं थी। और बहुत ही शेडी सा घर था। लाइट्स भी बड़ी ग्रीनिश रेडिश ब्लूइश लाइट्स थी, शेडी सा, बहुत ही अजीब वाइब, ऐसा उसने बताया, वाइब्रेशन वाला घर था। तो उसने बोला कम बैठिए, बैठा होगा, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, क्या करते हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। इतने में वो जो लेडी सो कॉल्ड जो पिंप थी वो उसके पास आने लगी। और पास आने लगी तो आप आगे समझ लीजिए कि क्या था क्या नहीं होता, वो आप समझ लीजिए। तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, तो उसने एकदम से पीछे हो गया कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो उसने बताया कि इंडस्ट्री में काम चाहिए तो आपको ये सब करना पड़ेगा, बिना इंडस्ट्री में ऐसे करे आपको काम नहीं मिलेगा। अच्छा जी, ठीक है जी। तो तो भाई साहब की हालत टाइट हो गई। उन्होंने मेरे को मैसेज किया और उस मैसेज में टाइप किया कि ये हो रहा है। मैंने उसको बोला भाई तुरंत वहाँ से निकल, कोई भरोसा नहीं, पता चले कि तूने कुछ किया नहीं और कहानी ऐसे फ्रेम कर दी गई कि तूने ही कुछ कर दिया। तो ऐसी चीज़ों से भी बचिए। ये मैं आपको लेडी का इंसिडेंट अपने फ्रेंड का बताया, अब मैं आपको अपना इंसिडेंट बताता हूँ। तो जो मैं नया नया आया था, पिछली वीडियो में तो आपको पता ही चला होगा कि मैं ब्रेड मक्खन पे सर्वाइव करने का स्ट्रगल सोच रहा था। तो मैं नीचे केले लेने गया। मुंबई में बहुत फेमस चीज़ है, एक्टर्स केले पे सर्वाइव करते हैं, इट्स अ फैक्ट, ये मिथ नहीं है, करना पड़ता है भाई, सर्वाइवल के लिए करना पड़ता है, केला खाना पड़ता है। मैं केले खरीद रहा था तो एक बंदा मेरे पास आता कि आप एक्टिंग के लिए आए हैं, आप एक्टर हैं। अब जब आपको फर्स्ट टाइम ऐसे कोई अप्रोच करेगा ना कि आप एक्टिंग के लिए आए हैं, आप एक्टर हैं, तो आपके मन में ना ऐसे लड्डू फूटते हैं, यार क्या पर्सनालिटी है मेरी कि दूसरे बंदे को पता चल गया कि मैं एक्टिंग के लिए, मैं एक्टर हूँ। वो मेल पिन था। तो ऐसे लोगों से आप बचिए, इनके चुंगल में मत फंसिए, बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं ये। एक बार आप फंस गए, दलदल है ये पूरा, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है इससे। प्लीज़ 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 ऐसी गलती ना करिए। दूसरी बात, जब आप फ्रेशर हैं, आप मुंबई आ रहे हैं, तो फैमिली सपोर्ट के साथ आइए। फैमिली से लड़ झगड़ कर, घर से भाग कर मत आइए, क्योंकि मुंबई में आपको फैमिली सपोर्ट बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि जब आप भाग कर आ जाते हैं या आप लड़ झगड़ के आ जाते हैं, तो आपको जो ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी ना एक्चुअली मारती है, थप्पड़ मारती है। मैंने भी खाए हैं, बहुत लोग सभी खाते हैं। तो जब ज़िंदगी के थप्पड़ पड़ते हैं ना, तो ये कहावत बिल्कुल सच है कि ज़िंदगी जब जब थप्पड़ मारती है तो उसकी गूंज नहीं होती, वो पढ़ते हैं आपको बस, और आप ही को पता चलता है कि कैसे पढ़ रहे हैं। तो जब आपको ज़िंदगी के थपेड़े पड़ रहे हो तो आपको फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपको फैमिली का सपोर्ट होता है ना, तब आप इन गलत रास्तों से बच जाते हैं, गलत चीज़ें नहीं ट्राई करते मजबूरी में, इनसे बचिए। और एक और बात, जब आप फ्रेशर होते हैं तो आप जब यहाँ पीजी में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तो आपको बहुत से गलत लोग भी मिलते हैं। इट्स अ फैक्ट। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, अपना तजुर्बा बताता हूँ कि जब मैं मुंबई आया तो मुंबई में जो मेरा फ्लैटमेट था, जिसके मैं यहाँ रुका था, तो वो जॉइंट फूकता था, मैरिज जुआना। जॉइंट जॉइंट कैसे समझाऊँ यार, मैंने आज तक ना स्मोकिंग करी है ना ड्रिंकिंग करी है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और यही बेस्ट चीज़ है, नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग, गलत रास्ते पे नहीं। जॉइंट होता है
कैसे बताऊँ, छोड़ो ना, आप सर्च कर लेना मैरिजुआना, ऐसे बिल्कुल। तो उसने बोला कि भाई तुम ना एकदम एकदम सिंपल हो, हम भी आए थे तुम्हारी तरह, सिंपल एकदम बढ़िया, एकदम सुधरे आए थे। मात्र 6 महीने में हमने, वो बिहार से था, मात्र 6 महीने में हमने जॉइंट भी फूका और दारू भी शुरू कर दी। हम छाती ठोक कर बोल रहे हैं, तुम 6 महीने बाद ना यहाँ हमारे साथ फूक रहे होगे और पी भी रहे होगे। तो मैं मन में सोच रहा यार, तेरे को जो बोलना है बोल ले, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे पता है मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। तेरी सोच है, तेरा ओपिनियन है, जो मर्जी सोच। मैं तो नहीं फूकूंगा, ना पीऊंगा, ना मैंने फूका ना पिए। तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। हाँ, जॉइंट के लिए आपको और कन्विंस करने के लिए अलग अलग स्टोरीज बनाएंगे। भोले बाबा, फोटो देखी है आपने, वो भी करते हैं। अबे यार कुछ भी, मतलब किसी ने कुछ ऐसे बना दिया तो तुम भगवान का भी नाम लेके ऐसे गलत रास्ते पर लोगों को डालोगे। फिर एक तो बहुत ही बढ़िया मेरे को बंदे ने क्या चीज़ बताई थी यार, बेस्ट टिप ऑफ लाइफ, इसको बिल्कुल भी मत फॉलो करना, बहुत ही बेस्ट टिप है कि भाई अगर आप जॉइंट फूकोगे ना तो आप ना अलग ही ट्रांस में जाओगे और आप ना एकदम सबसे बेस्ट एक्टिंग करोगे, अलग लेवल की एक्टिंग करोगे। ऐसा ऑडिशन से पहले ना हमेशा जॉइंट फूकने का, और फिर जब आप ऑडिशन दोगे ना आप 100% सेलेक्ट होगे। देख नो, ऐसी हरकतें बिल्कुल भी मत करना भाई, एक ही ज़िंदगी मिली है, क्यों बर्बाद करनी, मत करना, समझे। और जो फ्रेशर्स होते हैं वो ये भी गलती करते हैं। उम्मीद करता हूँ बढ़िया लग रहा हूँ, सामने शीशा रखोगा, शीशे में देख रहा हूँ अपने आप को, कि चश्मा पहनकर फोटोज़ खिंचवाते हैं और वही चश्मा पहनी हुई फोटोज़ अपने कास्टिंग डायरेक्टर्स को शेयर कर देते हैं। अब भाई साहब, चश्मा पहन के कास्टिंग डायरेक्टर को आपकी आंखें नहीं दिख रही, आपके एक्सप्रेशन ही नहीं दिख रहे, तो किस बेसिस पे सिलेक्ट करेगा आपको। चश्मा पहन के कभी भी कास्टिंग डायरेक्टर के साथ फोटो शेयर मत कीजिए। आपकी आंखें मन का दर्पण है, कैमरा सबसे पहले आपकी आंखें पकड़ता है, फिर आपके एक्सप्रेशन। आंखें बोलनी चाहिए, आंखें आप अपनी ऐसी रखो कि हर एक्सप्रेशन आपका आंखों से डिलीवर हो। इसलिए विदाउट स्पेक्स, विदाउट चश्मे अपनी फोटोज कास्टिंग डायरेक्टर तक पहुंचाइए। अब और क्या क्या मैं आपको बता सकता हूँ, क्या बताऊँ क्या बताऊँ, सॉरी यार, मैं दिमाग से ही उतर गया मेरे। हाँ यार, ये मेरी लाइफ का ना, कहते हैं ना कि भगवान बंदे भेजता है, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था एज अ फ्रेशर। कि जब मैं बहुत ही उदास था, बहुत ही डिप्रेस फील कर रहा था, और एक ऑडिशन पे मुझे मैंने आपको बोला है ना कि जब आपको कोई एक्टर दिखे तो एक्टर को अप्रोच करिए, उससे बात करने की कोशिश करिए। कई बार बहुत अच्छे लोग इंडस्ट्री में मिल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे इंसान से मेरी मुलाकात हुई, वो 2015 में। वो है मेहरजान भाई, थैंक यू भाई। उनको आपने अभी बैड्स ऑफ बॉलीवुड में जीजी बॉय करके जो कैरेक्टर है उनमें देखा होगा। टिल डेट उनका मेरे पास नंबर है। और यार वो बंदा बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही स्वीट है। तो उसने मेरे को एक बात समझाई थी कि मैंने उसको अप्रोच किया था कि भाई मैंने आपको सर, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं फ्रेशर हूँ, और मैंने ना आपको निकी एंड कजन्स में 2014 में आता था शो स्टार प्लस पे, उसमें देखा था। तो उसने बोला हाँ बात करो, क्या हुआ। तो मैंने बोला सर मैं अभी नया नया आया हूँ और यहाँ पर काम कैसे मिलता है, काम नहीं मिल रहा, और पूरा आंखों के सामने आ जाता है वो सीन काम नहीं मिल रहा मेरे को, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एक्स वाई जेड। तो उसने मेरे को बहुत प्यारी बात बोली थी। उसने बोला था यार, जो बंदा आ रहा है ना इंडस्ट्री में, बड़े से बड़ा स्टार, बड़े से बड़ा सुपरस्टार, मैं मतलब वो, कि भाई हम सब फ्रेशर थे, हम सब ने ज़ीरो से स्टार्ट करा है, आपको ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप फ्रेशर हो तो डरना नहीं यार, हर कोई काम लेके थोड़ा ना आया होता है कि पहले से ही काम किया। भैया काम पहला तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा ना, पहला आपको करना ही पड़ेगा। तो आप फ्रेशर हो तो ज़्यादा डरने का नहीं कि फ्रेशर है, काम कैसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा यार, जब तुम्हें मिलना होगा मिलेगा। तो ऐसे अच्छे अच्छे लोग जब आपको मिलते हैं और वो जो पॉजिटिव बूस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रिक्वायर्ड होता है, वो देते हैं, तो इट्स ऑल डेस्टिनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड ऐसे लोगों से मिलवाने के लिए। इंडस्ट्री में अच्छे लोग होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, काफ़ी कुछ रियल ट्रुथ फैक्ट्स इंडस्ट्री के बारे में पता चला हो।
तो अगली वीडियो में बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो में सोच रहा हूँ कि दो टॉपिक्स हैं मेरे पास, वो मैं डिसाइड करूँगी पहले कौन सी लाऊँ। एक इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, इंट्रोडक्शन पे आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ मिलेगी कि इंट्रोडक्शन ऐसे देते हैं, सिंपल इंट्रोडक्शन देना। बट मैं आपको अलग ढंग से आपको बताऊंगा, पूरे 3-4 टाइप के इंट्रोडक्शंस दिखाऊंगा, फिर आप डिसाइड करना कि सही इंट्रोडक्शन, बढ़िया इंट्रोडक्शन जिससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़े और जिससे आपका सिलेक्शन हो, वो कौन सी होती है। और दूसरा टॉपिक ये है कि जब आप इंडस्ट्री में होते हो तो पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स ऐसी क्या छोटी छोटी गलती कर देते हैं जो एज एन एक्टर आप पे बहुत इम्पैक्ट करता है। जाने अनजाने में भी गलती कर सकते हैं घर वाले, या जानबूझकर भी कर सकते हैं कि वो नहीं चाहते कि आप एक्टर बनो। तो उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आगे तो बहुत भंडार है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। और हाँ, मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में अपना अभी तक नाम नहीं बताया। मेरा नाम प्रतीक डोगरा है। आप IMDb पर मेरा नाम से सर्च कर सकते हैं, गूगल पे, फेसबुक पे मेरे को आप सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं। जो IMDb पे है उसका स्पेलिंग बता देता हूँ, PRATEEKDOGRA, उस नाम से। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरा नाम है PRAATEIKDOGRA। अब आप सोचेंगे ये क्या अलग अलग नाम से क्यों, तो उसका आंसर ये है कि क्या लगता है आपने कि मैंने अलग अलग नाम से क्यों रखा हुआ है, मैं खुद ही बता देता हूँ आपको। उसका आंसर ये है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत मज़ेदार वीडियोस आने वाली है। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए कमेंट सेक्शन में। लुकिंग फॉरवर्ड, सब होगा, आप सब एक्टर बन सकते हैं। और हाँ, एक और मेरे को अभी बात करते हुए एक लास्ट टिप देना चाहूँगा। एक्चुअली कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि जब उनके आसपास वाले फ्रेंड सर्कल में एक्टर बन जाते हैं या उनको टीवी पे देख लेते हैं, तो कुछ लोग हैं ना, दूर दूर तक एक्टिंग से कोई लिंक नहीं है, बट उनके माइंड में ऐसा आ जाता है कि अबे इससे ज़्यादा हैंडसम तो मैं हूँ, जब ये टीवी पे आ सकता है, जब ये बड़े पर्दे पे आ सकता है, तो मैं तो आ ही सकता हूँ। भाई, उसने मेहनत करी है, उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल दिए, इसलिए वो उस टीवी पर है, उस बड़े पर्दे पर है, और वो उसकी किस्मत है। तो अगर आपको एक्टिंग से प्यार नहीं है, जस्ट बिकॉज आपने उसको ऐसे देख लिया है, या आपकी मम्मी ने आपको बोल दिया अरे यार वो देखना, तो तेरे से कम दिखने में हैंडसम है, वो आ सकता है तो तू भी करना, तू तो ज़्यादा सुंदर है, तू ज़्यादा हैंडसम है, ऐसी गलती भी मत करिए। एक्टर बनना चाहते हैं या एक्टिंग से प्यार करते हैं तो ही एक्टर बनिए। किसी को देख लिया अरे वो तो ऐसा दिखता है, मैं उससे बढ़िया हूँ, या मम्मी ने बोल दिया, देखिए हर माँ के लिए उसका बच्चा सबसे दुनिया का हैंडसम बच्चा होता है, सबसे प्यारा बच्चा होता है। तो इसलिए भी एक्टिंग प्रोफेशन को चूज़ ना करिए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि वीडियो आपको वाकई इन्फॉर्मेटिव और वाकई आपको बढ़िया लग रही है। ये भी मेरे लिए एक फीडबैक होना चाहिए, जिससे मैं और इम्प्रूव करूँ और फैक्ट्स में और कुछ आपके दिमाग में हो कि आप क्या पूछना चाहते हैं कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पर वीडियो बनाइए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, तो वो भी आप बताना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस, abundance of consistency of grateful moments, grateful, wonderful moments in life. God bless you. Thank you.